हेलो एंड वेलकम। आज की तारीख है 9 मार्च। देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करेंगे द हिंदू में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और कौन कौन से आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज ना इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल डिस्कस करना है जिसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। नाउ यहाँ पे जो आर्टिकल है ये वुमेन का लेबर में फोर्स पार्टिसिपेशन किस तरह से है लेबर फोर्स में, उसमें कुछ न्यू पॉइंट है। इसे हम दूसरे आर्टिकल के साथ कोरिलेट करके डिस्कस करेंगे बाद में। नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये आर्टिकल। इसमें बहुत अच्छे पॉइंट है, जेंडर इक्वालिटी से संबंधित है, लेकिन इसमें न्यू पॉइंट है, इसे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आप पूछोगे क्यों नहीं करेंगे, तो उसके पीछे कारण है कि जो एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो इश्यूज था, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है, उसी में वही आर्टिकल है। नए नए पर्सन हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटिकल एंगल है तो डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे भी प्रधानमंत्री मोदी का 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर जाने के बाद किस तरह से वहाँ की मैपिंग हो गई, किस तरह से मोदी पेंटिंग हो गई, तो उस पर पॉलिटिकल आर्टिकल है। काम की पॉइंट्स इसमें एक भी नहीं है। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। और जो इंडियन एक्सप्रेस का हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें वुमेन का जो जुडिशरी है उसमें पार्टिसिपेशन से संबंधित है। और ये हमारे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, जिस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखो, जो सबसे हमने कहा था कि आज जो हमारा आर्टिकल है जेंडर गैप वाला, जिसमें कुछ नए पॉइंट ऐड हैं, राइट, तो उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो लोअर आर्टिकल है ये नीचे वाला, इस आर्टिकल के कुछ पॉइंट को देखने वाले हैं। देखो, यूएन ने ना 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा रखा था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अगर हम अचीव करने चाहते हैं तो उसमें भी वुमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने बताया कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गोल जो है हमारा, उसको हर तरीके से अचीव करना चाहते हैं तो हमें SDG 5, जिसमें जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, SDG 7 जिसमें क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी की बात की गई है, और SDG 12 जिसमें क्लाइमेट चेंज की बात की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। SDG जो हमारा 5, 7 एंड 12 ये आपस में कोरिलेटेड है, और अगर हम इस पे वर्क करते हैं तो हम वुमेन की जो राइट्स हैं या वुमेन से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम अचीव कर पाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा आप यूज़ कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। अगर आपको किसी भी तरह से एनर्जी के बारे में लिखना हो, किसी भी तरह से आपको डेवलपमेंट के बारे में लिखना हो, तो ये आप कहीं भी चिपका दोगे ना, मतलब सो कॉल्ड चिपका दोगे ना, तो फिर ये आपको एक अच्छा पॉइंट आपको मिल जाएगा। वुमेन के मैटर में कहीं भी बात हो, वुमेन डेवलपमेंट की बात हो, इस बात को मतलब ये ना ऐसा कॉमन मिनिमम पॉइंट है ना जो जिसको कहीं भी आप डाल दो। आप किसी भी पेपर में डाल दो, जैसे पेपर 1 to 3 में डाल दो, इथिक्स में भी डाल सकते हो, ऐसे में आएगा, ऐसे में यूज कर सकते हो। मतलब ये आपका बहुत ही एक मतलब गोल्डन वर्ड्स टाइप का आप इसे मान के चलो। अब देखो, इस पॉइंट को आगे समझते हैं। जेंडर इक्वालिटी वाला पॉइंट जो है एनर्जी एक्सेस में, ये न्यू एंगल है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें बताया गया है कि जो वुमेन है, अगर बात की जाए एनर्जी के सेक्टर में, हाउस होल्ड एनर्जी जो घर में जो हम लोग ऊर्जा यूज करते हैं, उसके मैनेजमेंट की बात की जाए तो बहुत ही पुअर है। और कुकिंग और जो हेल्थ का इश्यू होता है, लाइटिंग का इश्यू होता है, डस्टिंग का इश्यू होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिवास्टेटिंग बाय नेचर है। वुमेन का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है डोमेस्टिक वर्क में। और चूंकि यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाता क्लीन एनर्जी का, रिलायबल एनर्जी का, जिसके कारण ना बहुत सारी डेथ हो जाती है। मैंने कहा जा रहा है WHO का डेटा के हिसाब से 3.2 मिलियन जो है प्री मेच्योर डेथ हो जाती है। तो क्लीन एनर्जी, रिलायबल एनर्जी हाउस होल्ड में अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी महिलाओं की डेथ हो जाती है। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो, ये पॉइंट भी हमारा यूज वाला पॉइंट है। और WHO का डेटा कहता है 3.2 मिलियन जो है वुमेन की प्री मेच्योर डेथ हो जाती है ड्यू टू दी क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। उसके बाद हम बात करेंगे जो एयर पॉल्यूशन है, माने जो हवा में जो गंदगी होती है, पॉल्यूशन होता है, उसके कारण डेथ रेशियो जो है 60% वुमेन एंड चिल्ड्रन की है। माने जितनी भी डेथ होती है उसमें 60% जो है वो वुमेन एंड चिल्ड्रन की डेथ होती है। ना उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल के अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कहता है कि वो फैमिली का हेल्थ रिस्क जो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन से बहुत प्रभावित होता है, ये आर्टिकल में इस पे जोर दिया गया है। ना उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि आर्टिकल ये बताता है कि भारत के अंदर अगर देखा जाए तो
जो फुल टाइम रिप्रेजेंटेशन है एम्प्लॉय में, स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी में, वो बहुत ही कम है। 22% देखा जाए ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट है। 48% हमारे जो है वर्कर्स है, वुमेन वर्कर्स ग्लोबल लेबर फोर्स में। इंडिया का एग्जांपल दिया जाए तो 10% ऐसे हैं जो टेक्निकल पोस्ट पे हैं, यानी हमारी जो टेक्निकल पोस्ट पे जो वुमेन काम करती है उनकी प्रतिशत जो है वो बहुत ही कम है, 10% है ना। उसके बाद देखा जाए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो जेंडर डिस्पैरिटी है, राइट, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशनल डिस्पैरिटी के कारण ही इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज फीमेल को मिल नहीं पाते हैं। उनके अंदर स्किलिंग नहीं हो पाती है, ट्रेनिंग नहीं उनको मिल पाता है। तो इस कारण से पॉलिसी मेकिंग हो या कंपनी में ऊंचे पद हो, उस पे उनका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। तो कहाँ पे ये मैटर आके फंसता है? ये मैटर आके फंसता है एजुकेशन पे। वी शुड वर्क हार्ड ऑन एजुकेशन टू एम्पावर द वुमेन, राइट। और नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे, अच्छा ऐसे पॉइंट पे आप क्या एग्जांपल दे सकते हो, क्या गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है? तो इस टीम का आप एग्जांपल दे सकते हो कि गवर्नमेंट की जो योजना है, टीम जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन में, मैथमेटिक्स में, आई मीन जो फीमेल को बढ़ाने के लिए सरकार की योजना चल रही है, तो आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हो। नाउ आगे हम बात करने वाले हैं इस आर्टिकल में जेंडर गैप के पॉइंट पे कुछ नई बातें बताई गई है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट स्टेट एक्टर्स हो या मैंने किसी तरह की एनजीओ हो, अगर हम उनकी बात करें तो डेफिनेटली वो ट्राई करते हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन हो। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम एनर्जी सेक्टर में बात करें तो जितनी भी एनजीओ हो जो रिलायबल एनर्जी की बात करती है, ग्रीन एनर्जी की बात करती है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है ताकि एनर्जी ट्रांजिशन जो प्रोग्राम चल रहा है वर्ल्ड वाइड, उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए। ये आपको थोड़ी सी देख लेना है, ENTICE, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ आपका जो प्रोग्राम है एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन चैलेंज, राइट। तो ये ध्यान में रख सकते हो, एज सच नेसेसरी नहीं है। तो जो एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने में, या दूसरा जो सेक्टर है, एनर्जी तो बनाना हो गया, उसके बाद एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना भी होता है, जिसको हम लोग अगर देखो इंडिया में ऐसे तो डिस्कॉम सेक्टर है। डिस्कॉम सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी की बात तो नहीं है, लेकिन जो बिजली उत्पादन होती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्कॉम करती है, राइट। तो डिस्कॉम सेक्टर में भी बहुत डिस्ट्रेस है, लेकिन वो तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, बट अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो महिलाओं की जो पद होती है, जैसे बिजली विभाग में आप सोचो ना कितनी महिलाएं होती हैं, बिल्कुल कम, ना के बराबर। टेक्निकल पोस्ट पे कितनी महिलाएं होती हैं? कम होती हैं। एक टाइम था हमारे यहाँ तो इंजीनियरिंग कॉलेज में वुमेन को एडमिशन ही नहीं मिलता था कुछ अच्छे अच्छे ब्रांच में, जो मतलब मेल के लिए फिक्स था वो ब्रांच, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो जो डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी है, वहाँ भी वुमेन का जो पार्टिसिपेशन बिल्कुल कम है। तो ये अच्छे पॉइंट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। बाद बाकी इधर डेटा दिया गया है कि लाइवलीहुड के लिए इंडिया के अंदर क्या कंडीशंस है, वुमेन का किस तरीके से वर्क में पार्टिसिपेशन है, तो ये सब हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। बाद बाकी ये पॉइंट्स, इधर के जो पॉइंट्स थे, ये सब पॉइंट्स थे, आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, अच्छे पॉइंट्स थे जेंडर गैप में। एनर्जी का और इन्वायरमेंट का, क्लाइमेट चेंज का ये एंगल हमने डिस्कस नहीं किया था, कुछ न्यू पॉइंट मिले यहाँ से। एसडीजी गोल की बात करें तो एसडीजी गोल जो है वो 15 है, वो आप सॉरी 17 है। भारत को तो बहुत ही कम करने हैं, भारत को इसमें से 13 गोल पे ही काम करना है। तो एक बार से आप एसडीजी गोल को भी देख सकते हो। now हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, जो इंडियन एक्सप्रेस हमें डिस्कस करना था आर्टिकल जुडिशरी से संबंधित है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे यहाँ ना जुडिशरी में, भारत में जुडिशरी के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहा है शुरू से। तो अब जब जुडिशरी में पार्टिसिपेशन कम रहा है तो विदाउट जुडिशरी में वुमेन का पार्टिसिपेशन, वुमेन के लिए जस्टिस हो सकता है क्या? एक इथिकल सवाल बनता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर बात करें तो क्या प्रॉब्लम है, इसे डिस्कस करेंगे, क्यों वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इस पर डिस्कशन करेंगे। देखो अगर हम बात करें ना तो जस्टिस इंस्टीट्यूशन में जो डिलीवरी सिस्टम है हमारा, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, इसमें जेंडर इनइक्वाल मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए। जेंडर जो है डाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहिए, डाइवर्सिटी को इसमें जो है अपलिफ्ट करना चाहिए। अलग अलग डाइवर्स सेक्टर से अलग अलग लोग आए। मुझे तो मेल फीमेल क्या ट्रांसजेंडर भी इसमें होने चाहिए, क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि जस्टिस डिलीवर नहीं हो पाता है। तो द डे विल नॉट टू फार कि ये भी हमारे यहाँ अपलिफ्टमेंट हो पाएगा। और यहाँ पे देखो, जेंडर गैप इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट है, दैट इज़ अ इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, IGR जिसे कहते हैं। इसमें हाईलाइट किया गया है जेंडर गैप अक्रॉस दी, हमारा जो सब सिस्टम है, सब सिस्टम में जैसे जुडिशरी तो आ ही जाती है, पुलिसिंग भी आ जाती है। उसके बाद जो हमारे जुडिशरी के अंदर जो अलग पोस्ट होते हैं, जैसे लॉयर वगैरह होते हैं, एडवोकेट वगैरह होते हैं, राइट, वो सब पर्सन हो गए, उसमें भी फीमेल का पार्टिसिपेशन कम है। लीगल एड वगैरह या ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गए, इसमें भी महिलाओं की जो भूमिका है बहुत ही कम है, ऐसा आर्टिकल, ऐसा रिपोर्ट ने कहा है, IGR ने कहा है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ वुमेन इन जुडिशरी, अभी भारत के अंदर जुडिशरी में महिलाओं की भूमिका क्या है। देखो, अभी आपको ध्यान में रखना है, एट प्रेजेंट भारत के अंदर सिर्फ 3 ही जो है महिलाएं जज हैं, अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं, देखो बताया जा रहा है कि 70 साल लगभग ऐसे हो गए हैं जिसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही कम रहा है, मैंने आज़ादी के बाद से आप कह सकते हो। ओनली 11 जज ही अभी तक ऐसे रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाए हैं। और लेकिन अभी तक कोई चीफ जस्टिस वुमेन नहीं बनी है, दैट इज वेरी VVI, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो जस्ट 83 जो जज हैं, 680 जज में वो वुमेन है हाई कोर्ट के अंदर। 30% ही जो है सबॉर्डिनेट जज फीमेल है। समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है ये। कोई वुमेन चीफ जस्टिस नहीं बनी है। एक चीज आपको याद रखना है कि फर्स्ट वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट में जो बनी थी 1989 में, जस्टिस फतिमा बीबी। और हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो देखा जाए 70 साल से वुमेन का कोई हाई कोर्ट में जो है बहुत विशेष पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। सिर्फ 16 ही चीफ जस्टिस बन पाए हैं हाई कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में CJI के पद पे अभी तक कोई वुमेन नहीं है। राज्यों के अंदर 16 चीफ जस्टिस बन पाए हैं 70 सालों में, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ना अगर हम बात करें जो लो रिप्रेजेंटेशन है उसकी हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ जो मतलब लो रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ कोटा सिस्टम होना चाहिए। हालांकि कोटा सिस्टम कुछ राज्यों में बात भी चल रही है, बट इसको सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। देखो, जो मैंने आपको बताया था ना, अभी तक 3 जज ही हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज अ वुमेन। तो आपको देख लेना है, जस्टिस हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी। और आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, जस्टिस BV नागरत्ना जो फीमेल जज हैं अपनी, ये 2027 में CGI बनने वाली हैं। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो CGI बनने वाले जस्टिस BV नागरत्ना है, वो सिर्फ 36 दिनों के लिए CGI बनेंगे। इज दिस जस्टिस इन जुडिशरी, राइट। तो अभी आप देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही, ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहता है, समझने की जरूरत है। व्हाट इज दिस स्टेट ऑफ वुमेन इन जुडिशरी, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि 70 सालों में ये महिलाओं, ये आर्टिकल, ये पॉइंट्स रिपीटेड हो गए ना। अब इसके पीछे क्या कारण है, लो रिप्रेजेंटेशन के पीछे का क्या कारण है। तो लो रिप्रेजेंटेशन के पीछे का कारण नंबर 1 ये है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, राइट। मेल को प्रायोरिटी मिलती है, मेल को ही सर्वोच्च पद पे मिलती है पोजीशन। हॉस्टाइल है कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है कोर्ट रूम का। अगर हम बात करें तो देखो, कोर्ट रूम का एटमॉस्फेयर तो अच्छा नहीं है। अगर आप अपने फादर से भी पूछो, अगर आप फीमेल हो, गर्ल्स हो, चाइल्ड हो, अगर आपके घर में कोई जज नहीं है या एडवोकेट नहीं है और आप बोलोगे कि मुझे ना जुडिशरी में जाना है, मुझे वकील बनना है, घर वाले ना 80% घर वाले डिनाई कर जाएंगे, बोलेंगे ये अच्छा लाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हरासमेंट होता है, क्योंकि ना सभी लॉ जानते हैं, तो लॉ के अंदर जो लूप होल है ना उसको भी जानते हैं। तो वुमेन को हरास करके बच भी जाए, उसके लिए भी उनके पास आर्गुमेंट काफी तगड़े हैं। वुमेन का रिस्पेक्ट नहीं होता है, जो बार काउंसिल है या कोर्ट रूम के अंदर, राइट, नहीं हो पाता है। क्योंकि जो सोसाइटी के अंदर जो आपको इथिकली जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है, रिस्पेक्ट आपको मिलते रहता है, या अच्छा फीमेल है तो थोड़ा मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं, ये जो चीज़ चलती रहती है आपको भी इसकी हैबिट हो जाती है। लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं होता, आप भी वकील हो, हम भी वकील है, अगर आप हमको इस तरह के बोलोगे, हम भी आपको कोई ऐसे आर्गुमेंट देंगे, हमको आपको एनी हाउ हराना है, दैट डजेंट मैटर कि आप मेल हो फीमेल हो, आपका रिस्पेक्ट होना।
आपको जो भी होना है, आपका हरासमेंट हो जो भी हो, मुझे जीतना है तो उसके लिए मुझे जो भी आर्गुमेंट देने पड़ेंगे वो देंगे। तो कई बार ना फीमेल को इमोशनली, इथिकली सभी तरह की जो है लॉसेस, हरासमेंट वहाँ पे देखने को मिल जाती है ना। ऊंचे पद पे फीमेल नहीं है इसलिए लोअर पद पे ज़्यादा हरासमेंट होता है। तो ऊंचे पद पे क्यों नहीं? क्योंकि हमारा सिस्टम जो है कॉलेजियम वो काफ़ी ओपेक है, मतलब खुला हुआ नहीं है। जुडिशरी में जो हायर पोस्ट पे सिलेक्शन होता है कॉलेजियम सिस्टम से होता है। कॉलेजियम सिस्टम बहुत विवादित है, इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। बट इस पे अगर हम कहें ना कि सुप्रीम कोर्ट का या जो जज है उनका मोनोपोली है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको रिफॉर्म करने के लिए 2015 में सरकार रूल लेकर के आई थी। बट सर कोर्ट ने उसे उसे इस बात को कह के टाल दिया कि इस तरीके के रूल ला करके सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हैंडल करना चाहती है। बट ऐसा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर बहुत ही क्लियर कट कॉम्पोजिशन था जिसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेटरी रहेगी सिलेक्शन करने में जजों का, और जज भी पार्टिसिपेटरी रहेंगे। अभी क्या होता है ना, कौन से जज जज बन रहे हैं और कौन से जज नहीं जज बन रहे, उसके पीछे क्या कारण है आप आरटीआई करके पता नहीं कर सकते हो कि आपने इसको जज बनाया है तो क्यों बनाया है। आपने जिस पर्सन को जज के लिए जो जो कि खुद कहीं पे सर्विंग जज है, क्योंकि आप जब सुप्रीम कोर्ट में जज बनने जाते हो तो आपको पता है क्वालिफिकेशन क्या होता है, आपने पॉलिटी पढ़ी है, तो आप पहले से ही कहीं पे सर्विंग जज रहते हो, राइट। तो अगर आप सर्विंग जज हो तो अब मान लो कोई आंध्र प्रदेश का जज है और कोई उड़ीसा का जज है। उड़ीसा का जज सुप्रीम कोर्ट में सेलेक्ट हो गया लेकिन आंध्र प्रदेश वाला नहीं हो पाया, कारण क्या है? तो कारण आपको नहीं पता चलेगा। और अगर मान लो कारण पता भी चल जाता है तो कितना ज़्यादा समझो क्या होगा, कितने क्वेश्चन मार्क लगेंगे कि उड़ीसा का जज सेलेक्ट हो गया, आंध्र प्रदेश का सेलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी नहीं थी। तो इनके जो प्रीवियस जजमेंट है जो हाई कोर्ट में इन्होंने दिए हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो जाएगा। तो ना जुडिशरी सिस्टम के अंदर काफ़ी ओपेक है, इसको खुलने की ज़रूरत है। और भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म तो भर भर के है जुडिशरी के अंदर। एक बार तो चार्ट पब्लिश हुई थी कि इसके रिलेटिव्स कौन कौन से जज में, कौन से कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, कौन से सुप्रीम कोर्ट में है। इस तरह का पूरा न्यूज़ में पब्लिश हुआ था, राइट। तो ये हमारे यहाँ नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म जुडिशरी के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा है। ना वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही लो है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो कुछ रिजर्वेशन की पॉलिसी होनी चाहिए वुमेन के लिए, ताकि जो वुमेन का लोअर जुडिशरी में पार्टिसिपेशन है वो सही हो सके। मैंने बताया था कुछ स्टेट हैं जैसे असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान। इनमें ना थोड़ी सी प्रिविलेज है वुमेन के लिए, 40 से 50% का जो है रिजर्वेशन है जुडिशियल ऑफिसर के पद पे। दूसरा क्या है, और क्या कारण होते हैं, तो देखो कुछ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कारण भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वुमेन जज के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। तो वुमेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो सो दैट कि वो जुडिशरी सेक्टर में अगर वो पार्टिसिपेट करिए तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जो है वो आगे बढ़ नहीं पाती हैं। माने आप जज हो या आप प्रैक्टिशनर लॉयर हो तो आपके लाइफ में ऐसे कॉम्प्लिकेशन स्टेप्स आएंगे लाइक प्रेगनेंसी, चाइल्ड चाइल्ड का टेक केयर, पेरेंटल टेक केयर, या डोमेस्टिक जो घर के अंदर जो वर्क है, तो डोमेस्टिक वर्क का जो बर्डन है वो कभी कभी डेवलपमेंट में कभी कभी नहीं, 99% ये बाधा बन जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने बाधा को दूर करना है तो ये सब काम नहीं करना है। मतलब देयर शुड बी सम मिड पाथ। वुमेन का घर में होना और घर के काम में पार्टिसिपेशन करना वास्तव में उस घर को घर बनाता है। तो अगर हर घर के अंदर घर रहे, हर घर जो है वो शांति से चले, उसके लिए वुमेन का होना बहुत ही अनिवार्य है। तो देयर शुड बी सम पॉलिसी, देयर शुड बी सम रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इंस्टीट्यूशंस हो, एनजीओ हो, इन सबको ना मिलके कुछ करना चाहिए ऐसा जिसमें वुमेन अपने घर का कार्य करते हुए भी अपने सेल्फ डेवलपमेंट की बात को कर सके। तो हमारे यहाँ देखो बातें तो अच्छी अच्छी होती हैं पर काम नहीं होता है और ये इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखोगे ना, पूरे विश्व स्तर पे वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ इतने सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की परीक्षा देते हैं। मैंने कई बार बोला है मेंस में जाके देखो कितनी महिलाएं होती हैं, बहुत कम उनका जो है नंबर होता है ना। उसके बाद जब सेलेक्ट हो जाते हैं, ऑल्दो टॉपर आपको फीमेल दिखाई देगी, उसके पीछे 100 कारण हो सकते हैं। जनरली मैंने आजकल तो ट्रेंड बन गया है फीमेल ही, मतलब गर्ल्स स्टूडेंट ही दिखाई देती है टॉप के रूप में। लेकिन आप देखो जो हायर पोस्ट पे सेक्रेटरीट का पोस्ट होता है ना, आप अभी सर्च करो
कितने हाईएस्ट पोस्ट पे सेक्रेटरीट मिलेंगे और कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, बहुत वाइसनेस मिलेगा। नहीं पहुंच पाते वहां तक। कई बार तो सर्विस के बीच में ही जॉब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, आप उनके साथ वर्क नहीं कर पाते हो। क्योंकि कई बार राज्य सरकार का या कई बार ऐसे पॉलिटिकल सर्कमस्टांस बनते हैं, आप उसमें मतलब फिट नहीं बैठ पाते हो, आपका हरासमेंट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, वुमेन छोड़ देती हैं, जॉब छोड़ देती हैं। ना यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें कि जो वुमेन का जो लिटिगेशन होता है वो भी बहुत कम होता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। लिटिगेशन का मतलब जो प्रैक्टिस होता है ना, लीगल प्रैक्टिस होता है ना, तो उसमें जो भी माने एक्शन लिया जाता है वकील की तरफ से अपने आप को डेवलप करने के लिए, या किसी केस में पार्टिसिपेटरी बन के जो है आर्गुमेंट करने के लिए जज के साथ, जिससे उनका भी एक मतलब सेल्फ डेवलपमेंट होता है, उनका करियर अपलिफ्ट होता है। तो वुमेन का इसमें बहुत कम पार्टिसिपेशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, हाई कोर्ट को लेना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेना चाहिए कि हमारे यहाँ जो भैया जो जज हैं उनको ही ये बात करना चाहिए कि भैया जो वकील है अपने बार काउंसिल में, तो फीमेल कितनी है और उन वो कितना आर्गुमेंट करती हैं। तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, क्योंकि मेल फीमेल एक साथ ही बैठते हैं, छोटा सा काउंसिल होता है, बहुत एडजस्टेबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए भी रोज रोज फीमेल जो है वो कोर्ट नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर आप कोर्ट नहीं जाएंगे रोज रोज तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये होना चाहिए। तो वही है, ये सारे पॉइंट है। नाउ अब हिस्टोरिकली जो है लेख है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं लीडरशिप में। अब देखो, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, हिस्टोरिकल लेकिंग की बात की गई है यहाँ पे, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है वुमेन का। देखो मैं आपको ना बताती हूँ, हमारे यहाँ ना 17 जो है 1178 में एक वॉर हुई थी। दैट इज अ आपका कायदारा वर्क है ना, आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो वॉर हुई थी ना, मोहम्मद गौरी वर्सेस जो अपनी रानी थी, चालुक्य रानी थी, रानी जो है नाइकी देवी। ठीक है, तो रानी नाइकी देवी और जो मोहम्मद गौरी है उसके बीच में ये वॉर हुई थी। चालुक्य मैं बोल रही हूँ, आपने सोलंकी भी सुना होगा, तो चालुक्य जो है गुजरात के सोलंकी को चालुक्य ही कहते हैं। तो इस वॉर में ना फीमेल ने पार्टिसिपेशन किया था और अपनी सूझबूझ से ना मोहम्मद गौरी को बहुत खानी पड़ी थी। इवन बहुत सारे हमारे यहाँ रानियां रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के साउथ की पॉलिटिक्स में आप जाएँ, हिस्ट्री में जाएँ, तो आपको बहुत सारी फीमेल स्ट्रॉन्ग किंग मिलेंगी। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ फीमेल को हिस्टोरिकली बहुत प्रिविलेज मिला था। बट आई कैन से कि जो ब्रिटिशर्स आए या मुगल्स आए उस टाइम से फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी डाउन होता गया हर सेक्टर में। नहीं तो अगर आप वैदिक इरा में जाओगे तो फीमेल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मिलेंगी, राइट। तो अभी आप देखो, धीरे धीरे हमारे यहाँ फीमेल का डाउन होता गया, और ब्रिटिशर्स आने के बाद तो पूरा ही डाउन हो गया, और आज़ादी के समय तो बिल्कुल ही मतलब डाउन पोजीशन था। बट फीमेल का पार्टिसिपेशन रहा है हिस्ट्री में। यहाँ पे बात की जा रही है एनएचआरसी के बारे में, दैट इज़ अ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है। ऑल द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन होता है, यानी कि जो चेयरपर्सन का पोजीशन होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के या रिटायर्ड जज या सर्विंग जज के लिए होता है। हालांकि 2019 में कुछ कॉम्पोजिशन में चेंज किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि फीमेल जो है कम से कम 3 होने चाहिए। तो अभी देखो, जो फीमेल है सर्विंग फीमेल, उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। कोई भी अब जो है अभी वर्तमान में कोई भी वुमेन चेयरपर्सन नहीं है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। नाउ बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्टेट में तो जो 3 की संख्या स्टेट जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो पूरा नहीं कर पाया जा रहा है। वुमेन का पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो कहाँ से उठा के बना देंगे। 2022 की बात करें तो ओनली 6 कमीशन में ऐसी थी जिसमें वुमेन एज अ सेक्रेटरी के पद पे थी। तो मैंने आपको कहा ना, सेक्रेटरीट के पद पे बहुत फीमेल नहीं पहुंच पाती है। तो 2022 की मैं बात कर रही हूँ। और देयर इज़ नो वुमेन चेयरपर्सन। ठीक है, केरला, मेघालय, पंजाब जो है ऐसा था जिसमें थोड़ी बहुत वुमेन का पार्टिसिपेशंस था। तो यही है, अलग अलग राज्य में कितने पद पे कितनी वुमेन है बताया जा रहा है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा मतलब हॉस्टाइल है ना, वुमेन के लिए बिल्कुल सही कंडीशन नहीं है। इवन रिसर्च के फील्ड में आप, ये तो कोर्ट की बात होगी,
रिसर्च के फील्ड में अगर आप देखोगे तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। ठीक है, जो वुमेन साइंटिस्ट होती हैं या रिसर्च के लिए जो फंडिंग मिलती है तो वो भी बहुत कम है, वर्ल्ड वाइड कम है, इंडिया में भी कम है ना। यहाँ पे ना ना केवल मतलब जुडिशरी, बल्कि आप देखोगे कि 30% जो है अगर हम देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन वुमेन का ऐसा अ, मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है ओवरऑल। बट अगर हम वुमेन पुलिसिंग की बात करें तो सिर्फ 12% वहाँ पे आपको दिखाई देगा। और सभी लोअर रैंक पे दिखाई देंगे, अपर रैंक पे बहुत ज़्यादा वो वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत कम है। हालांकि गवर्नमेंट का बिल आ चुका है, राइट, कि पॉलिसी मेकिंग में वुमेन का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाएगा 33%। तो अभी तो कम है ना, बहुत सारे राज्यों में कम है, वुमेन को टिकट ही नहीं मिलता है। और वुमेन को टिकट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि टिकट विनेबिलिटी कैपेसिटी पे मिलती है, मानी कौन कैंडिडेट जीत सकता है, जितनी की क्षमता के आधार पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वुमेन बहुत वोकल नहीं होती हैं, वुमेन लीडर बहुत वोकल नहीं होती हैं। और अगर, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है ना, जीतने के लिए बहुत तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं। तो वुमेन के ऊपर अगर आरोप लगेंगे ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको जिस रानी के बारे में बताया था, बहुत सारे ऐसे राजा थे ना जो इस रानी से हार चुके थे, और बाद में जब हार जाते थे ना तो वो इस रानी को बहुत अलग अलग टाइटल देते थे, मतलब लंगड़ी रानी कहते थे, और उनका कैरेक्टर पे सवाल उठाते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट अभी भी आप देखोगे कभी कहीं पे भी, अगर आप कोई भी मेल जो है फीमेल से अगर मात खाता है तो फीमेल को वो अगर वो क्रिटिसाइज करना चाहेगा तो वो कहाँ क्रिटिसाइज करना चाहेगा? वो उनका हैरेसमेंट पे ध्यान देगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट पे ध्यान देगा, उनका जो इमेज है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा। जबकि मेल और मेल का फाइटिंग होता है तो इमेज डाइल्यूटेशन ही होता है। पर्सनल अटैक होते हैं, बट वो पर्सनल अटैक ऐसे पेट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण डाइजेस्ट हो जाते हैं। बट चूंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है तो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, और घर वाले जो होंगे वो डेफिनेटली पार्टिसिपेशन नहीं करने देंगे। इसीलिए हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन लो है। तो हमारा कल्चर भी सही नहीं है, पॉलिटिकल कल्चर वुमेन के लिए सेफ एंड साउंड नहीं है, तो एक मैटर है। अब जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन क्यों होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के लिए, जुडिशरी सिस्टम में डिलीवरी अच्छा होने के लिए, उन्हें जस्टिस डिलीवर हो सके, वुमेन जो है डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स लेकर के आ सकती हैं जुडिशरी में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट होगा ना। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे यहाँ जो रेप की केसेस होते हैं या सेक्सुअल वायलेंस का केस होता है, उसमें ना जो जस्टिस सिस्टम होता है हमारे यहाँ, उसमें सिंपैथी मिल जाती है। वी डोंट वांट सिंपैथी, एम्पैथाइज होना चाहिए, एम्पैथी चाहिए। तो एम्पैथिक होने का मतलब क्या हुआ कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कॉजेज क्या है। गलत हो गया, वो हो गलत हो गया, ऐसा नहीं, गलत क्यों हुआ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और तब डिलीवरी जो होगी वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। जस्टिस डिलीवरी की बात कर रही हूँ। तो ये बहुत सारे पॉइंट है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिलेंगे, कोर्ट स्ट्रांग होगा, सो कॉल्ड हम कह सकते हैं। अब देखो, अभी तक वुमेन का हाई रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ पे है। देखो, 2013 में कोर्ट के अंदर पहली बार ऐसी हुई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेंच तैयार की गई थी वो पूरा वुमेन लेड थी। बेंच का मतलब जैसे कोई केस है, उसको हेयर करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीजीआई होते हैं, वो जज का अपॉइंटमेंट करते हैं कि इस केस के लिए ये 3 जज की बेंच, 5 जज की बेंच, 7 जज की बेंच बनेगी। तो बेंच के अंदर वुमेन कितनी होंगी, मेल होंगे नहीं होंगे, ये बेंच का कॉम्पोजिशन सीजीआई तैयार करते हैं। तो 2013 में ऐसा हुआ था कि सारी की सारी जो जज थी एक बैच के अंदर वो फीमेल थी। उसके बाद 2018 में ऐसा हुआ कि फीमेल जज थी ना। उसके बाद जो हमारे नीति आयोग है, इनका भी एक जो है इनिशिएटिव है। नीति आयोग ने क्या किया है, तो देखो, नीति आयोग का जो है 2017 में लॉन्च किया गया था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, है ना। ये वुमेन डे पे ही किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। तो डब्ल्यूईपी प्रोग्राम चलाया गया था, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाया गया था नीति आयोग के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा देखो मुद्रा योजना, इसके तहत जो फीमेल है उनको जो है मिल सके, जॉब मिल सके, मैक्रो इकोनॉमी में उनका योगदान हो सके, ये चलाया गया था। देखो, वर्ल्ड वाइड यूएन के द्वारा अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टेप होते हैं, बट यूएन के द्वारा क्या अडॉप्ट किया गया था, जो हमारा यूएन है उसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, दैट इज CETAW। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के लिए हमारे जो यूएन है इसमें अडॉप्ट किया गया था, आर्टिकल 10 के तहत ये अडॉप्ट किया गया था, जिसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इंडिया ने भी इसे रेटिफाई किया था
ठीक है, तो इंडिया ने भी इसे रेटिफाई किया है कि मैंने जो वुमेन है उनका केयर करना है, उनको इनरोल करना और उनके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे खत्म करने के लिए ये काम किया गया था। तो वर्ल्ड वाइड क्या स्टेप है, देखो भारत के अंदर ऐसी कौन सी योजना है जो वुमेन को लीड कराती है, ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, महिला शक्ति केंद्र, महिला जो है कोर योजना, मुद्रा योजना, मिशन शक्ति, भारतीय महिला बैंक, बिजनेस लोन ये स्टार्ट किया गया था, देना शक्ति स्कीम, स्टेप याद रखिएगा, ठीक है। तो उदिता याद रखना, नारी शक्ति पुरस्कार, ठीक है, चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम था, ठीक है। उज्ज्वला योजना हो गया, राजीव गांधी का पेंशन योजना हो गया, वुमेन हेल्प लाइन स्कीम हो गए, वन स्टॉप सेंटर हो गए, ठीक है, जो है स्वाधार गृह, है ना, ये जो रिहैबिलिटेशन कैंप टाइप का एक, महिला पुलिस वॉलेंट्री हो गया, फॉरेस्टर फोस्टर केयर स्कीम्स हो गए, आंगनवाड़ी हो गई, ठीक है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है। तो ये आप दो चार पांच वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है मेंस का वो है, डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ अ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन अ हायर जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। ये 2021 में मेंस का क्वेश्चन है, पूछा गया है। आर्टिकल में जितने भी पॉइंट डिस्कस किए गए हैं उससे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। तो आर्टिकल को ध्यान से सुन करके एक अच्छा आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।